वेलकम करता हूँ आप सभी को, जितने भी फर्स्ट ईयर के मेरे डियर हो, आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो है कल तक जो है आपको कल तो थर्ड ईयर के कराया था, उससे पहले जो है मैंने आपको चारों सब्जेक्ट का एक एक डिफिनीसन का वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है, तो अब जो है हम लोग फिर डिफिनीसन का दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, लगभग 4 वीडियो आपको डिफिनीसन में हर एक सब्जेक्ट को देखने को मिलेगा। और यह बहुत ज़रूरी है आपके भविष्य के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी, इसलिए मैं करा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा आप छोटे छोटे वर्डों को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में यही वर्ड सब पूछ देता है और आदमी जो है नहीं बता पाता है। तो एग्ज़ाम के लिए और डिफिनीसन टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम में तो जो है आपको 10 नंबर का पूछता है, तो ये बात तो है ही। चलिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पहला जो है आपका सब्जेक्ट है बायोसाइंस, जिसका डिफिनीसन 2 हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, पहला है शरीर रचना विज्ञान, जिसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। आप लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है ना, तो एनाटॉमी क्या होता है? तो वह विज्ञान जिसके द्वारा मनुष्य के समस्त शरीर की रचना व शरीर के अंगों के पारस्परिक संबंधों के विषय में अध्ययन किया जाता है, शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान कहने का मतलब क्या है? शरीर रचना विज्ञान यानी वह विज्ञान जिस विज्ञान के द्वारा मनुष्य के पूरे शरीर के कैसे रचना होता है, पूरे अंगों का रचना कैसे होता है, और उन सब अंग एक दूसरे से कैसे जो है कनेक्ट रखते हैं, संबंध रहता है, इन विषयों का अध्ययन जो है किया जाता है, उन्हीं को हम लोग शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। ठीक है, शरीर रचना मतलब पूरे शरीर के रचना के बारे में समझ गए। और जितने भी शरीर में ऑर्गेन है उसका भी स्ट्रक्चर रचना होता है, और उन सभी ऑर्गेन्स के बीच में जो संबंध होता है पारस्परिक, उसका अध्ययन जो है आपको शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी कहलाता है। इसमें शरीर के रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन ऑर्गेन कैसा होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी में ठीक जो है आपके यहाँ पे बॉडी के हर एक ऑर्गेन के बारे में कैसे काम करता है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब होता है कि जो रचना बना है बॉडी में, जो शरीर का निर्माण हुआ है, रचना है, शरीर के अंगों के जो रचना है, वह कैसे जो है आपके काम करता है। जैसे किडनी बना, किडनी का स्ट्रक्चर बना, अब वह किडनी कैसे काम करेगा, उसका क्या फंक्शन होता है, वह हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर बना, लेकिन हार्ट का स्ट्रक्चर के बाद आप उसके कामों को, उसके फंक्शन को आप कहाँ जानेंगे? तो उसके लिए फिजियोलॉजी है, समझ गए। इसी प्रकार से लीवर है, तो लीवर का क्या काम है, कैसे यह काम करता है, स्ट्रक्चर तो आप एनाटॉमी में समझ जाइएगा, लेकिन इसका क्या काम होता है बॉडी में, कैसे यह काम करता है, किन प्रोसेस के जरिए, वह फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। बातों को समझ गए होंगे। चलिए, शरीर क्रिया विज्ञान में शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वही शरीर में संपन्न होने वाले कामों या क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के द्वारा मनुष्य के शरीर में जो विद्यमान विभिन्न अवयव एवं संस्थान के कार्यों और उससे संबंधित चिकित्सा विज्ञान के विनिमयों का ज्ञान होता है। जैसे डॉक्टर कैसे पहचानते हैं कि लीवर नहीं ठीक से काम कर रहा है? लीवर का टेस्ट कराते हैं और पता चलता है कि हाँ, लीवर जो है स्लो काम कर रहा है, लीवर गड़बड़ काम कर रहा है। थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड कमा हुआ है, कैसे पता चलता है? यह फिजियोलॉजी से ही पता चलता है। फिजियोलॉजी बताता है आपको कि कौन ऑर्गेन कैसे काम कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे से कैसे मिलजुल के काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है या कोई ज़्यादा कर रहा है। मतलब यह शरीर में होने वाले जितने भी क्रिया है, काम है, उसको संपन्न जो है इस विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं, उनके संपन्न के बारे में। ठीक है, इस विज्ञान के द्वारा मनुष्य के अंदर जो विद्यमान जितने भी अवयव है, शरीर के अंदर अवयव कहा जाए तो जितने भी घटक है, हार्मोन्स वगैरह है, ठीक है, ब्लड वगैरह है, उसके बाद जितने भी संस्थान है, सिस्टम है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, जितने भी सिस्टम संस्थान हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनके बीच में क्या संबंध, सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनके बारे में चिकित्सा विज्ञान के विनिमयों का ज्ञान होता है। तो फिजियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, समझ गए। चलिए, नॉर्मली जानिए कि एनाटॉमी में जानते हैं कि शरीर का रचना कैसे होता है, शरीर का रचना कैसे बनता है, ठीक है, कैसे जो है बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन फिजियोलॉजी में हम जानते हैं कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है
और अलग अलग ऑर्गेन्स बना जो है वह कैसे काम करता है मिलजुल कर, ठीक है। तो उसके बारे में फिजियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपन यहाँ पे एब्डोमिनल रीजन। अब देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ, उदरीय क्षेत्र एब्डोमिनल रीजन मानव शरीर के उदर के आसपास के भाग को उदर क्षेत्र कहते हैं। उदर मतलब क्या होता है, पेट, पेट आमाशय, ठीक है। तो मानव शरीर के उदर के आसपास के भाग को उदर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्षेत्र मतलब होता है आसपास के इलाका को भी इंक्लूड कर लेता है। तो उसी प्रकार से उदर के आसपास के भी इलाका जो होता है उससे भी जो है हम लोग उदर क्षेत्र कहते हैं। समस्त उदरीय भाग एब्डोमिनल रीजन को काल्पनिक रूप से 9 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, आप लोग पढ़िएगा, ज्ञान होगा। जैसे इस मैं बता देता हूँ, जैसे इस प्रकार से कुछ पेट का संरचना है, ठीक है। तो ये पेट को जो है आपको नॉर्मली 9 भागों में जो है बांटा गया है, ठीक है। 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3 9 भागों में पेट को बांटा गया है काल्पनिक रूप से। बातें को समझ गए। चलिए अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश आपको समझने के लिए हिंदी समझ लीजिए, और यह नोट्स जो है आप वेबसाइट पर जाएंगे, जो वेबसाइट का मैंने लिंक बता दिया है nursingyan.com, वहाँ पे डिफिनीसन में जाइएगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपना नोट्स बनाइए या पढ़िए खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है तो हिंदी में ही समझ लीजिए, यहाँ पे अच्छा रहेगा। ओके चलिए, ये हो गया। अब चौथा है थोरेटिक कैविटी। थोरेटिक कैविटी, अब देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे कैविटी है, बहुत सारे जो है गुहा है, छिद्र है। देखिए यहाँ पे हमारे बॉडी में बहुत सारे कैविटी है। कैविटी के हम एक रूप माने तो एक अलग सा गड्ढा। कैविटी मतलब क्या होता है, गड्ढा, गुहा, ठीक है। बॉडी में हर एक जगह पर अंदर में हमें एक गड्ढा सब है, जिस गड्ढा में हमारा ऑर्गेन शिफ्ट होता है, तो वही जो है कैविटी कहलाता है, ठीक है। तो वक्षीय गुहा, वक्षीय गुहा का मतलब होता है, वक्ष मतलब क्या होता है, छाती, ठीक है। छाती, छाती वाला गुहा थोरेटिक कैविटी। वक्षीय गुहा पसलियों के पिंजरे से बनते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा छाती के आसपास जो होता है, जो स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा, तो वह चारों साइड से पसली जो होता है, रिब्स होता है, उस रिब्स से ढका होता है, और उसी रिब्स के अंदर जो है आपका फेफड़ा होता है, हार्ट होता है, समझ गए। तो यह एक गुहा होता है जहाँ पे सभी ऑर्गेन शिफ्ट होता है। तो ये वाला वक्षीय गुहा जो है रिब्स के पिंजरे से बनती है, रिब्स चारों ओर से ढका रहता है, ठीक है। ये पसलियाँ इंटरकॉस्टल पेशियों के द्वारा आपस में तथा सामने से स्टर्नम व पीछे से कशेरुकाओं से जुड़ी होती है। अब ये जो रिब्स होता है, इस रिब्स को जो है आपको इंटरकॉस्टल मसल्स के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। तथा सामने से स्टर्नम होता है, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम को सामने वाला होता है, और पीछे से वर्टेब्रा यानी कशेरुकाओं से जुड़ी हुई होती है। तो पसली देख लीजिए, पसली ऐसा नहीं है कि हड्डी, देखिए रिब्स क्या होता है, हड्डी होता है, लेकिन हड्डी को एक शेप देने के लिए आपको मसल्स ज़रूरी है, तो वो मसल्स होता है इंटरकॉस्टल पेशिया, ठीक है। इस इंटरकॉस्टल पेशिया के द्वारा रिब्स जो है आपस में अच्छे से शिफ्ट होकर रहता है, और सामने वाला जो भाग होता है वह स्टर्नम बनाता है, और पीछे वाला भाग जो है वर्टेब्रा कशेरुकाओं से जुड़ी हुई होती है। तो ये आपका हो गया थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट है, इस पिंजरे के अंदर 2 फुफ्फुसीय गुहाएं रहती है, मतलब 2 जो है आपको लंग्स कैविटी होती है यहाँ पे इसी पिंजरे के अंदर, मतलब ये जो आपका पसली वाला पिंजरा है ना, इसके अंदर 2 जो है फुफ्फुसीय गुहा, मतलब 2 लंग्स का कैविटी होता है, जहाँ पे लंग्स मौजूद होता है अपन, और जिनमें फेफड़े स्थित होते हैं। वही 2 फुफ्फुसीय गुहा होता है दोनों फेफड़े के लिए, समझ गए। इसके अंदर ही दोनों फेफड़ों के मध्य में मीडियास्टिनम होता है। अब जैसे एक फेफड़ा इधर है, एक फेफड़ा इधर है, तो इसके बीच का जो जगह होता है यह मीडियास्टिनम एक प्रकार से कैविटी होता है, जिसमें आपका हृदय से संलग्न महाधमनी होता है, महाशिरा होता है, वह ग्रास नली या श्वसन नली, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड, वेगस तंत्रिका आदि होते हैं। यानी जो ये दोनों फेफड़ा जो होता है, दोनों फेफड़ा के बीच में आपके ये जो कैविटी होते हैं मीडियास्टिनम, यहाँ पे हार्ट होता है अपन, ठीक है, यहाँ पे हार्ट होता है,
अब ये हार्ट से जुड़ी हुई महाधमनी, महाशिरा, ग्रास नली, ट्रेकिया भी यहीं पे होता है, समझ गए। थाइमस ग्लैंड भी इसके नीचे ही होता है, यहाँ पे लिम्फ नोड भी होता है, वेगस तंत्रिका भी, सब ये बचे हुए खाली स्थान में मौजूद होता है और इसीलिए जो है हम इसे थोरेटिक कैविटी कहते हैं। तो आप क्या समझे, थोरेटिक कैविटी में आपको फेफड़ा भी होता है, हार्ट भी होता है, थाइमस ग्लैंड भी होता है, वेगस नर्व भी होता है और ट्रेकिया भी यहीं पे जो है आपके मौजूद होते हैं। तो ये चीज़ को समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा है ब्लड। ब्लड के बारे में जानते हैं। देखिए ब्लड आपका एक क्या है, टिश्यू है, एक आपका ऊतक है, ठीक है। ब्लड भी आपका एक ऊतक है, बट यह तरल ऊतक है, ठीक है ना। यह तरल संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के मतलब होता है यह एक आपका एक दूसरे से कनेक्ट रखता है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट रह के यह एक शेप देता है। तो ब्लड भी एक कनेक्टिव है, लेकिन वह टिश्यू जो है तरल है, ठीक है। ये रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ओके। यह रक्त वाहिनियों में बहने वाला एक चमकदार लाल रंग का चिपचिपा द्रव है। ब्लड के बारे में समझ लीजिए कि यह रक्त वाहिनी मतलब क्या होता है, रक्त के नली में बहने वाला एक चमकदार लाल रंग का चिपचिपा द्रव होता है। बात समझ गए। रक्त जो है रक्त वाहिनियों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा प्रवाह करता है। जिस प्रकार से एक नली में या एक पाइप में पानी जो है एक जगह से दूसरे जगह धारा प्रवाह होकर अपना निकलता है, उसी प्रकार से ब्लड भी जो है आपको रक्त के नली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा प्रवाह करके जो है निकलती है, ठीक है। यह रक्त वाहिनियों की सहायता से संपूर्ण शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी रुकावट के बहता रहता है। अगर रुकावट आ जाएगा तो दिक्कत ही हो जाएगा। तो बिना किसी रुकावट के रक्त जो है रक्त वाहिनी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता रहता है बिना किसी रुकावट के। अगर रुकावट आ जाएगा तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। ब्लड अगर किसी पार्ट में नहीं जा पाएगा, उसमें रुकावट आ गया, मतलब दिक्कत हो जाएगा उस पार्ट में जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा। ब्लड पहुँचेगा तब तो उस पार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन टिश्यू को, ऊतक को, कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और यह ऑक्सीजन ब्लड से ही तो मिलता है। और अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा किसी ऑर्गेन तक तो फिर तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वहाँ का टिश्यू और वहाँ का सेल मरने लगेगा, और फिर वो अंग जो है धीरे धीरे सड़ने लगेगा, काम करना बंद कर देगा। बातें को समझ रहे हैं। चलिए, ये हो गया। यह स्वाद में नमकीन, ब्लड स्वाद में नमकीन होता है, विशेष प्रकार के गंध वाला एवं अपारदर्शक द्रव होता है। अपारदर्शक द्रव कहने का मतलब है कि ब्लड के आप एक साइड ब्लड रख दीजिए और दूसरे साइड का चीज़ें को देखिए तो नहीं दिखेगा, इसीलिए इसे अपारदर्शक। पारदर्शक के मतलब होता है आर पार हो जाएगा, उससे देखने की क्रिया आर पार हो जाएगी पारदर्शक में, लेकिन अपारदर्शक में नहीं होगी। इसका गुण क्षारीय होता है, ठीक है। इसका गुण क्या होता है, क्षारीय होता है, तथा पीएच मान 7.38 से 7.45 के बीच में रहता है। तो ये रक्त के बारे में डिफिनीशन बता दिए, बाकी आप लोग देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मानव रक्त देखने में एक समान होता है, लेकिन इसके 4 वर्ग होते हैं। लोग कहता है ना कि तुमको भी काटेंगे तो लाले निकलेगा ब्लड, और किसी को काटेंगे तो लाले निकलेगा, फिर काहे का भेदभाव। बिल्कुल सही बात है। तो उसी प्रकार से ब्लड तो लाल रहता है, सब आदमी के लाल ही ब्लड है, बट ब्लड अलग अलग होता है। लोग कहता है ना कि सबका ब्लड एक ही होता है, नहीं, सबका ब्लड एक ही नहीं होता है। कलर एक होता है, सबका देखने में सेम जैसे होते हैं, बट अलग अलग होता है। अगर अलग नहीं रहता तो सबका ब्लड सबको चढ़ जाता, क्या दिक्कत होता? कोई दिक्कत होता नहीं। लेकिन ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप क्यों चेक करवाया जाता है? ताकि मैच करके देंगे, इसका ब्लड उसका ब्लड मैच करके देंगे, तभी तो एक होगा ना, तभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे में किसी को चढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सबका ब्लड एक है नहीं। तो वही ये तय कौन करता है कि ब्लड एक नहीं है? कलर तो तय कर देगा कि सबका एक ही कलर है, लेकिन ब्लड ग्रुप ही तय करता है कि किसका ब्लड किस ग्रुप का है, और जिसका जो ग्रुप का रहेगा वही ग्रुप का ब्लड चढ़ता भी है। समझ गए। मानव रक्त देखने में एक समान होते हैं, लेकिन इसके 4 वर्ग होते हैं। देखने में एक समान भले हैं, लेकिन ये 4 अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं। लाल रक्त कणों की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। जो अब ये निर्धारण कैसे होता है? तो यह आरबीसी से निर्धारण, ब्लड में 3 कंपोनेंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। तो इसमें एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल पर एक एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके सतह पर
आरबीसी के सतह पर एक एंटीजन पाया जाता है, जिस एंटीजन का नाम है एग्लूटिनोजिन्स। किसका नाम है? एग्लूटिनोजिन्स। यह एंटीजन होता है एग्लूटिनोजिन्स। याद रख लीजिए, कोई भी पूछ देगा कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस एंटीजन से होता है, तो याद रखिएगा आरबीसी के सतह पर एग्लूटिनोजिन्स एंटीजन पाए जाने से जो है आप निर्धारण करते हैं ब्लड ग्रुप का। ओके, यदि एग्लूटिनोजिन सीरम ए वर्ग के है, समझ रहे हैं, अगर एग्लूटिनोजिन सीरम ए वर्ग का है तो उस रक्त वर्ग को ए वर्ग कहते हैं, ठीक है, ए ग्रुप कहते हैं। अगर एग्लूटिनोजिन बी वर्ग का है तो रक्त जो होगा वह बी ग्रुप का होगा। इसी प्रकार से यदि एग्लूटिनोजिन ए और बी दोनों वर्ग के होंगे तो वह ए बी वर्ग कहलाएगा, और एग्लूटिनोजिन्स किसी भी वर्ग का नहीं है तो ओ वर्ग कहलाएगा। इसीलिए जो है एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता। वर्ग ए ओ वर्ग में जो है निर्धारण करने वाला, मतलब ब्लड ग्रुप निर्धारण करने वाला ये जो एंटीजन होता है यह पाया ही नहीं जाता है, जिसके कारण इसे ओ ग्रुप नाम दे दिया गया। समझ गए? तो ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। सातवां है हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स भी आपके बॉडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके संतुलित मात्रा में होना जरूरी है, बढ़ना भी दिक्कत है और कमना भी दिक्कत है बॉडी के लिए। तो हार्मोन्स के बारे में चलिए देखते हैं, ठीक है। वाहिनियों ग्रंथियों मतलब डक्टलेस ग्लैंड से होने वाले स्राव को हार्मोन कहते हैं। देखिए, जितने भी हमारे बॉडी में डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब वाहिका जिसमें वैसा ग्लैंड जिसमें कोई वाहिनी नहीं है, वह डायरेक्ट ब्लड में अपना स्राव को छोड़ता हो, वो जो होता है हार्मोन होता है, ठीक है। तो वही कहता है डक्टलेस। डक्टलेस मतलब वाहिका विहीन, मतलब बिना वाहिका के ग्रंथियों से होने वाले स्राव को हार्मोन कहते हैं। बिल्कुल, किसी भी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हो रक्त के प्रवाह में विलीन होकर शरीर के किसी भी अंग विशेष में पहुंचकर हार्मोन की क्रिया उस अंग की लक्ष्य कोशिका टारगेट सेल पर होती है। इसलिए विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के विभिन्न हार्मोन के विभिन्न लक्ष्य होते हैं। देखिए, हार्मोन जो होता है वह एक प्रकार के केमिकल फॉर्मेशन होता है बॉडी में, ठीक है। यह नेचुरल केमिकल फॉर्मेशन होता है जो बॉडी में आवश्यक मात्रा में होना जरूरी है, और आवश्यक से ज़्यादा होना भी गड़बड़ और आवश्यक से ज़्यादा कम होना भी गड़बड़, ठीक है। यह आपके बॉडी में हर एक जगह पर संतुलित होता है, ठीक है। हर एक चीज़ों के लिए जो है ज़रूरतमंद के हिसाब से निकलती है बॉडी से, ठीक है। और यह जो है वो अपना लक्ष्य यानी अपने काम को पूरा करती है। बातें को समझ गए? हार्मोन एक कहिए कि बॉडी के लिए एक रसायन का काम करता है, ठीक है। यह एक रासायनिक रूप से बॉडी के लिए काम करता है, जो हमें बॉडी के अन्य विभिन्न फंक्शनों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है संतुलित मात्रा में होना। ओके, वाहिका विहीन कहने का मतलब है कि यह सीधा जो है ग्लैंड से निकलकर और रक्त में मिल जाती है। इसमें कोई नली नहीं है कि हाँ निकलेगी और फिर नली के द्वारा जो है जाकर जिस जगह पर ज़रूरत है इसका उस जगह पर जाकर जो है काम करेगी, नहीं। यह क्या होता है कि डायरेक्ट जो है आपको अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलेगा और निकलने के बाद रक्त प्रवाह में यानी रक्त में मिल जाएगा, और रक्त में मिलकर शरीर के जिस भी ऑर्गेन विशेष ऑर्गेन की जो चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पे यह पहुंचकर अपना काम जो है करता है, और लक्षित कोशिका मतलब जरूरी कोशिकाओं पर यह इसका काम होता है। इसलिए विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के विभिन्न हार्मोन के विभिन्न काम होते हैं। सबका अपना अपना लक्ष्य होता है सभी हार्मोन का। जैसे प्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है, बहुत सारे हार्मोन होता है, उसमें एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। वह ग्रोथ हार्मोन का काम ही होता है कि बॉडी के विकास वृद्धि में जो है काम भूमिका निभाना, ठीक है। तो वह सिर्फ वही काम करेगा, उसके कमी से आदमी बौना हो जाता है। तो ये जो है हार्मोन होता है। हार्मोन एक बहुत ही बॉडी में बहुत चीज़ों को काम करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे ही गड़बड़ाएगा तो बीमार भी हो जाता है व्यक्ति, या सीधा इफेक्ट जो है आपको बॉडी पर पड़ेगा, ज़्यादा होने से भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए चूँकि हार्मोन एक आपका बॉडी में संतुलित में होना ज़रूरी है। आठवां है मासिक स्राव मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ठीक है। मासिक स्राव के बारे में बता दिया है मैंने पिछला वीडियो में ही, ठीक है।
चलिए एक बार और देख लीजिए। एक स्वस्थ युवती को प्रथम मासिक स्राव या रजोदर्शन से लेकर संपूर्ण प्रजनन काल, मतलब जब तक वह बच्चे पैदा कर सकती है उस समय तक गर्भाशय से म्यूकस यानी श्लेष्मा और अन्य पदार्थों से मिक्स रक्तस्राव प्रत्येक 28 दिन पर निकलते रहता है और यह 3 से 5 दिन तक निकलता है, वही मेंसेज होता है। ओके, यह प्रक्रिया 12 से 16 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। इसी को हम लोग प्रथम मासिक स्राव या रजोदर्शन कहते हैं और यह 45 से 50 वर्ष के उम्र तक यानी संपूर्ण प्रजनन काल में ये चलते रहता है। ठीक है, इस आयु तक प्रत्येक महीने होते रहती है। ये मासिक चक्र के 28 दिन का बनता है। यह प्रक्रिया 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। प्रत्येक 28 दिन पर यह रिपीटेड होते रहता है। बातें को समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका। अब देखिए आप लोग को ये पता होगा कि हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी का निर्माण जो है सेल से होता है, कोशिका से होता है। यह कोशिका मिल कर डिवीजन हो कर ऊतक बनाता है और यह ऊतक जो है आपके बॉडी के निर्माण में जो है भूमिका निभाता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसी प्रकार से न्यूरॉन्स भी एक प्रकार के सेल है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो है एक प्रकार के सेल है, यह भी एक कोशिका ही है, लेकिन यह जो है आपके पूरे बॉडी में नहीं पाकर यह सिर्फ और सिर्फ जो है आपके नर्वस सिस्टम, ब्रेन से लेकर स्पाइनल में पाया जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल सेल जो है वो तो हमको पूरे बॉडी में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल ही बॉडी का निर्माण करता है। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स वाला है यह भी सेल ही है, लेकिन एक अलग सेल है। यह सेल आपको सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम में ही मिलेगा, यानी तंत्रिका तंत्र में ही मिलेगा। और तंत्रिका तंत्र कहने का मतलब है कि ब्रेन और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वही आपके नर्वस सिस्टम में आता है और वही जो है आपके न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, जिस प्रकार से शरीर के समस्त अंग एक इकाई यानी सेल से बने होते हैं, उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम तंत्रिका कोशिका के समूहों से यानी ऊतकों से बना होता है। बातें को समझ गए। तो ये न्यूरॉन्स के बारे में आप लोग को देख लीजिए। जिस प्रकार से शरीर के समस्त अंग सेल से बनी होती है, उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र में होता कौन सा ऑर्गेन है? ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये नर्वस सिस्टम भी नर्व सेल से यानी न्यूरॉन्स से बना होता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप से देखने पर तंत्रिका कोशिका के मध्य में नाभिक यानी न्यूक्लियस, कोशिका द्रव आदि तथा भित्ति से शाखाएं व पुनः शाखाएं, ब्रांचेज एवं सब ब्रांचेज निकली हुई होती है। वही चीज़ें हैं जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे इस न्यूरॉन्स को यानी इस ब्रेन के और स्पाइनल के कोशिका को, तो आपके उसके बीच में नाभिक न्यूक्लियस दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव दिखाई देगा जो कि कोशिका में होता है, कोशिका भित्ति दिखाई देगा जहां से आपको शाखाएं और पुनः शाखाएं निकली हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, समझ गए? उम्मीद है समझ गए होंगे। 10वां है और आज की वीडियो का आखिरी है, यह है ड्यूरामेटर। देखिए ब्रेन की झिल्ली जो होता है मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का 3 लेयर में बना होता है। एक होता है ड्यूरामेटर, पियामेटर और एक होता है आर्केनोइड। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग। ड्यूरामेटर जो होता है जिसे हम लोग दृढ़ तनिका कहते हैं। ठीक है, कपाल के ठीक नीचे मस्तिष्क के सबसे ऊपरी झिल्ली परत जो घने कठोर संयोजी ऊतक से बनी होती है दृढ़ तनिका कहलाती है। इसी झिल्ली में रक्त वाहिनियाँ स्थित रहती है जो खोपड़ी की अंदरूनी परत को रक्त आपूर्ति करती है। ठीक है, तो देखिए दृढ़ तनिका यानी ड्यूरामेटर जो होता है, यह झिल्ली जो होता है ब्रेन के जो ढकने वाला जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, उस झिल्ली का 3 लेयर में बना होता है झिल्ली। तो वह झिल्ली जो होता है सबसे ऊपरी परत होता है ड्यूरामेटर का, जो कठोर संयोजी ऊतक से बनी होती है क्योंकि यह रक्षा करता है। ठीक है, विभिन्न संक्रमण से, विभिन्न चोटों से। तो दृढ़ नहीं रहेगा तो दिक्कत ही हो जाएगा, इसलिए कठोर संयोजी ऊतक से बनी होती है जिसे दृढ़ तनिका कहते हैं। इसी झिल्ली में मतलब इसी परत में रक्त वाहिनियाँ, रक्त का जो है नली स्थित होती है। समझ गए? तो उम्मीद है आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि अब मैंने आपको आज 10 डिफिनीसन दिया। यह सब डिफिनीसन हिंदी और प्लस इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं खुद से एक बार, तो आपको जो है मैं वेबसाइट जो बताया हूँ nursingyan.com, गूगल में सर्च करके, या उसके लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो भी बना दिया हूँ कि कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ से क्या डाउनलोड करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है नोट्स। तो आप उस वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको पता होगा। बस वेबसाइट nursingyan.com पर जाना है और फर्स्ट ईयर के बायो साइंस वाले ऑप्शन में
क्वेश्चन बैंक एंड डिफिनीशन वाले पर क्लिक कीजिएगा तो यह सब के सब पहले वाला भी जो पढ़ाए हैं और अभी भी जो पढ़ा रहे हैं सब वहीं पे मिलेगा। आगे भी जो पढ़ाएंगे डिफिनीशन, सब डिफिनीशन वहीं पर क्लास बाय क्लास डलते चला जाएगा, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, बस आपको अपने पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।